So today we are going to understand about the pancreatic hormones. Okay, pancreatic hormones में बहुत सारे अलग अलग hormones आएंगे, लेकिन mainly हम आज focus करेंगे insulin hormones पे. Okay, so what is pancreatic hormones? So these are the various cells of the pancreas. Okay, so these are the various cells of the pancreas and they are going to secrete a particular hormones. Okay, so which are the cells? You can see over here alpha cells, then beta cells, then delta cells. इसके अलावा भी एक चौथा सेल होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. तो चार सेल्स हो गए, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. इन सभी को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस. तो ये क्या है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और लैंगरहांस सेल्स भी बोलते हैं बीटा सेल्स को. ओके, तो बीटा सेल्स को यहाँ पे लिखा है, लैंगरहांस भी सेल्स भी बोलते हैं, या आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस. तो कौन कौन से सेल्स है पेनक्रियाज में? अगेन अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. तो दीज आर द फोर सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. अभी हमें देखना है कि किसका कितना परसेंटेज होता है. तो मोस्ट कॉमनेस्ट वन इज द बीटा सेल्स. बीटा सेल्स होते हैं 70%, देन अल्फा सेल्स 20%, डेल्टा सेल्स 10%. ओके, लेकिन बीटा सेल्स रेंज में होते हैं 60 to 70%. तो हो सकता है कि बीटा सेल्स की रेंज 67 में 70 से थोड़ा बहुत लेस भी हो. तो थोड़े बहुत सेल जो परसेंटेज थोड़े बचे हैं, वो थोड़े बहुत सेल क्या होते हैं आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. ओके, तो देर आर वेरी ओनली फ्यू परसेंटेज ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. देन बीटा सेल्स रफली 60 to 70%, देन अल्फा सेल्स रफली 20% एंड डेल्टा सेल्स रफली 10%. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, विच सेल इज द कॉमनेस्ट वन? तो आंसर आएगा आपका बीटा सेल 60 to 70%. नाउ द सेल सिक्रेट्स विच हार्मोन? तो आंसर आता है डेल्टा सेल सिक्रेट्स सोमेटोस्टैटिन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोमेटोस्टैटिन? दिस इज अ स्टैटिन फॉर अ सोमेटिक एक्टिविटी. मतलब जो भी ग्रोथ होता है उसको तोड़ने का काम करता है सोमेटोस्टैटिन. हमने देखा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जो आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में. ओके, फर्स्ट लेक्चर में ग्रोथ हार्मोन में आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में. वहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट होता था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. वो भी सोमेटोस्टैटिन ही है, लेकिन इसके सोर्स अलग अलग है. सोमेटोस्टैटिन वहाँ पे अलग सोर्स से आ रहा है, यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन अलग सोर्स पैनक्रियास से आ रहा है, लेकिन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा ही है. सोमेटोस्टैटिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम अ डेल्टा सेल इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक अ सोमेटोस्टैटिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम अ हाइपोथैलेमस. ओके, तो दोनों एक जैसे ही है, लेकिन क्या अलग है? यहाँ पे इसका सोर्स अलग है. तो सोमेटोस्टैटिन इज एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन. आपने वर्ड सुना होगा सोमेटोमेडिन्स विच आर अ मीडिएटर फॉर अ सोमेटिक एक्टिविटी. वो आते हैं ग्रोथ हार्मोन. आपने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा होगा ग्रोथ हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन एक्ट करते हैं वाया सोमेटोमेडिन, जो लीवर सिक्रेट करता है, सोमेटोमेडिन सी पर्टिकुलरली. तो सोमेटोमेडिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन के मीडिएटर्स है. उसी तरह सोमेटोस्टैटिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन को तोड़ने का काम करते हैं. उस तरह के हार्मोन्स को हम बोलेंगे सोमेटोस्टैटिन. दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम अ डेल्टा सेल. देन अल्फा सेल सिक्रेट्स अ हार्मोन ग्लूकेगॉन. ओके, and beta cell secrete a hormone insulin and amylin. So these all the students know that beta cell insulin is secreted by a beta cell. लेकिन आपके लिए अभी की कंसेप्ट क्या बन रहा है? बीटा सेल ऑल्सो सिक्रेट अनदर हार्मोन दैट इज एमाइलिन. क्यों ऐसा याद रखना है? क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, फिर होगा इंसुलिन, इसके बाद एमाइलिन, बाद में बोथ. तो आंसर आएगा बोथ. ओके, ये भी हो सकता है कि आपको इंसुलिन की जगह ऐसा पूछ ले कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स. ओके, उसमें लिखा हो जैसे सोमेटोस्टैटिन, ग्लूकेगॉन, एमाइलिन एंड नन. तो आपको लगेगा शायद नन, क्योंकि अगर आपने केवल यही रट्टा मारा है, वेरी फेमस है क्योंकि इंसुलिन कि बीटा सेल इंसुलिन, और एमाइलिन याद नहीं है, तो आप एमाइलिन पिक नहीं कर पाओगे और आपको नन लगेगा. लेकिन आपको यही याद रखना है, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन एज वेल एज एमाइलिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलिन? एमाइलिन का फंक्शन ये है कि ये कभी कभी इंसुलिन को इनहिबिट करने का काम करता है, लेकिन इसका फंक्शन अभी बहुत ही रिसर्च चल रहा है
बहुत सारी अलग अलग जगह पे इसकी इफेक्ट होती है। तो अभी अकॉर्डिंग टू गाइटन आप अगर एक लाइन ही पढ़ोगे तो ये लाइन आपको मिलेगी, एमाइलिन मे एक्ट बाय इंसुलिन इनहिबिटिंग। मे वर्ड मिलेगा आपको, क्या वर्ड है, एमाइलिन मे एक्ट बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन। ओके, अभी हम देखेंगे इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन वाज फर्स्ट फाउंड इन 1922 बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। अभी अगर आप जब भी कॉलेज में आओ तो देखना आपको बेंटिंग एंड बेस्ट का फोटो कॉरिडोर में दिखने मिलेगा। ये नोबेल प्राइज विनर है, इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर फाइंडिंग ए इंसुलिन। तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन ढूंढा था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, अभी आपको क्या रखना है, इंसुलिन इज अ हार्मोन एसोसिएटेड विद द एनर्जी एबडेंस। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि whenever there is a high amount of energy present in the body, insulin is going to secrete it। ये मत समझो कि जब आपको हाई एनर्जी यूज़ करनी है, ऐसा नहीं। आपने सारी एनर्जी यूज़ कर ली, इसके बाद भी बहुत सारी एनर्जी पड़ी हुई है, उस वक्त इंसुलिन आएगा। ओके, तो ये कब आएगा, नॉर्मली खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको फुल एनर्जी भी मिलती है और बहुत सारा फूड एनर्जी के फॉर्म में आपको एनर्जी पड़ा भी होता है, तो आपको उसको अच्छे से स्टोर करनी है। तो इंसुलिन का यही काम है कि सब कुछ स्टोर करके आपको देता है। जैसे आपका पगार आ गया, तो पगार आने के बाद खर्चा करने के बाद जो पैसे बचते हैं तो उसको कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब आइडिया देता है आपको इंसुलिन। तो इंसुलिन एबडेंस एनर्जी के वक्त आएगा और सब कुछ अच्छे से स्टोर करके आपको देगा, ताकि आपको जब प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तब आप उसको रीयूज़ कर सको। इसके लिए मिल जाता है इंसुलिन। ओके, अभी हम देखेंगे इंसुलिन कैसे बनता है। तो इंसुलिन पहले तो आपने देखना है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसका मतलब इंसुलिन आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये प्रोटीन है। ओके, इंसुलिन कैसा हार्मोन है, आपका प्रोटीन हार्मोन है। तो प्रोटीन हार्मोन, जैसे प्रोटीन बनता है वैसे ही इंसुलिन बनेगा। तो आप सभी जानते हो प्रोटीन कहाँ पे बनता है सेल में। प्रोटीन इज फॉर्म्ड एट अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन कौन बनाता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन क्या है यहाँ पे, इंसुलिन। तो इंसुलिन भी कौन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दिखा है आपका, इंसुलिन इज फॉर्म्ड बाय सिंथेसिस बाय अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब आप समझते हो, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास रिबोसोम्स हो, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कौन बनाता है, रिबोसोम्स अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले ये क्या बनाएगा, प्री प्रो हार्मोन। तो सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्री प्रो हार्मोन। फिर प्री प्रो हार्मोन में से लास्ट में बन जाता है आपका हार्मोन। हार्मोन कौन सा आएगा, आपका इंसुलिन। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा इससे लेस होगा। ये देखो 11,500 का है प्री प्रो हार्मोन, तो इंसुलिन का आप देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना लेस, ओनली 5,808। ओके, तो आपको यही समझना है कि सबसे पहले बनता है प्री प्रो हार्मोन एट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बाद में आपको समझना है कि प्री प्रो हार्मोन में से अगर लास्ट में जो हार्मोन बचता है वो आपका इंसुलिन है। तो प्री प्रो हार्मोन आपका इनएक्टिव फॉर्म होगा, लेकिन लास्ट में जब हार्मोन बनेगा वो आपका एक्टिव फॉर्म होगा। तो इंसुलिन की इफेक्ट बॉडी में आएगी, लेकिन वेन एवर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रो हार्मोन, दैट इफेक्ट इज नॉट सीन बिकॉज दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना, प्री प्रो हार्मोन। बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, प्री प्रो हार्मोन को तोड़ देने में आता है। सो विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द प्री प्रो हार्मोन इज क्लीव्ड एंड दे फॉर्म अ प्रो हार्मोन। ओके, तो क्या बना, प्रो हार्मोन। लेकिन हमारे पास आज हार्मोन कौन सा हम पढ़ रहे हैं, इंसुलिन। तो इसको प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन भी आप बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्री प्रो हार्मोन या प्री प्रो इंसुलिन। सेम वे ये बना प्री हार्मोन या प्री इंसुलिन। देखो मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा और डिक्रीज हो गया 9,000। अब क्या होगा, आप सभी को पता होगा प्रोटीन का फर्दर फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपार्चस में। तो ये प्रो हार्मोन बना, वो जाता है गोल्गी अपार्चस में। गोल्गी अपार्चस में इसका मॉडिफिकेशन होता है और गोल्गी अपार्चस में बनते हैं वेजिकल्स या सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। तो गोल्गी अपार्चस में वेजिकल्स बनते हैं या सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बनते हैं और उसके अंदर हम ये प्रो हार्मोन को स्टोर कर देते हैं। तो इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड मतलब हो जाएगा आपका प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब क्या होगा, इंसुलिन भी होगा और कुछ और भी होगा। कुछ और क्या है, वो है आपका सी पेप्टाइड। ओके, तो इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड इज एक्चुअली योर प्रो हार्मोन। तो गोल्गी अपार्चस में क्या बनते हैं, वेजिकल्स एंड सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स।
तो वेसिकल्स और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनते हैं, वो वेसिकल्स में हम प्रो हार्मोन को स्टोर कर देते हैं। इसके बाद विद इन द वेसिकल्स, तो विद इन द गोल्गी अपर्चर्स विद इन द वेसिकल दिस प्रो हार्मोन इज अगेन क्लीव्ड एंड दे फॉर्म अ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड, क्योंकि इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड था आपका प्रो हार्मोन। अभी आपने प्रो हार्मोन को तोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, इंसुलिन भी मिलेगा एंड सी पेप्टाइड भी मिलेंगे, लेकिन दोनों कहाँ हो गए, वेसिकल्स के अंदर ही। तो एक चीज थी, वो चीज को आपने तोड़ दिया और दो टुकड़े बना दिए, लेकिन दोनों टुकड़े बॉक्स के अंदर ही है अभी। तो वेसिकल्स आपका क्या है, बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर दोनों टुकड़े हैं, इंसुलिन भी है एंड सी पेप्टाइड भी है। तो पहला क्लीविंग कहाँ पे हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रो इंसुलिन बना, बाद में अगेन क्लीव्ड हुआ गोल्गी अपर्चस में वेसिकल्स के अंदर, और क्या बना, इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पे प्री प्रो हार्मोन में से प्री चला गया था और प्रो हार्मोन बचा था, वैसे यहाँ पे टूटने के बाद दोनों अलग अलग नहीं हो रहे, टूटने के बाद दोनों भी अभी बॉक्स के अंदर ही है, दोनों वेसिकल्स के अंदर ही है। तो अभी आपके वेसिकल्स या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में क्या होगा, इंसुलिन भी होगा एंड सी पेप्टाइड भी होगा। क्लियर एवरीवन? सो पैकेज इन द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ये जाने दो क्या हुआ आपको, कि ये पैकेज इन द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में हो गया इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। तो आपके अभी क्या समझना है कि वेसिकल्स या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में इंसुलिन होता है एंड सी पेप्टाइड होता है। इसका मतलब अगर ग्रेन्यूल्स ने रिलीज किया या वेसिकल ने रिलीज किया तो एक इंसुलिन रिलीज होगा, तो साथ में एक सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा। अगर आप 100 इंसुलिन रिलीज कर रहे हो तो 100 सी पेप्टाइड रिलीज होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होता है एग्जैक्टली वही अमाउंट में सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है। क्लियर एवरीवन? ओके, जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल को खोलने के वक्त उस पर जो लगाया होता है सी पेप्टाइड, वो ये पार्ट। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे का हिस्से की तरह है, इंसुलिन सी पेप्टाइड। क्या एडवांटेज है इसका, अगर आपको इंसुलिन जानना है बॉडी में कितना है, तो अगर आपने सी पेप्टाइड मेजर कर लिया तो आपको इनडायरेक्टली आइडिया आ जाएगा कि इंसुलिन कितना है। अगर मान लो आपने सी पेप्टाइड बॉडी में मेजर कर लिया तो आपको इनडायरेक्ट आइडिया आ जाएगा कि बॉडी में इंसुलिन कितना है। तो बॉडी में कितना इंसुलिन होता है वो जानने के लिए हमें सी पेप्टाइड मेजर करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनेगा कि स्टूडेंट्स को लगेगा, और कभी कभी टीचर्स भी पूछेंगे आपको, कि अगर आपको इंसुलिन जानना है तो आप सी पेप्टाइड मेजर करते हो, उसकी जगह सीधा इंसुलिन ही मेजर कर लो। ऐसा करने की क्या जरूरत है कि आप पहले सी पेप्टाइड मेजर कर रहे हो और जितना सी पेप्टाइड उतना ही इंसुलिन, इसकी जगह आप सीधा इंसुलिन मेजर कर लो। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि पहले तो हमें इंसुलिन किसी में क्यों मेजर करना है, हम कभी भी इंसुलिन रूटीन में मेजर नहीं करते। हम इंसुलिन कब करेंगे, अगर हमें लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज मेलाइटस है जैसे, तो हमें डायबिटीज सस्पेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें इंसुलिन कितना है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट बाहर से भी इंसुलिन लेते हैं थेरापी के फॉर्म में, क्योंकि whenever the diabetes is very long, very chronic, to treat that condition you required a insulin. Okay, so you are giving a external insulin, exogenous insulin जिसको बोलते हैं। तो बाहर से पेशेंट इंसुलिन लेता है, तो क्या प्रॉब्लम है, उसका बाहर का भी इंसुलिन है, उसकी बॉडी का भी इंसुलिन है, तो समझ में नहीं आता। तो जब आप मेजर करने जाओगे तो क्या होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बाहर का इंसुलिन है कि अंदर का इंसुलिन है, क्योंकि बाहर का इंसुलिन तो हमें नहीं मेजर करना, वो तो हमें पता ही होता है। हमें ये चाहिए कि हाउ मच इंसुलिन इज सिक्रेटेड विद इन द पेशेंट्स बॉडी, और वो आइडिया हमें सी पेप्टाइड देता है। दैट्स वाई वी वांट टू मेजर सी पेप्टाइड, क्योंकि बाहर से आप इंसुलिन देते हो तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। आप देखो बाहर से तो आप ओनली इंसुलिन दोगे तो सी पेप्टाइड नहीं आएगा। तो सी पेप्टाइड 100 है तो उसका मतलब कंफर्म के पेशेंट की बॉडी में 100 इंसुलिन है और बाकी का इंसुलिन बाहर से दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सी पेप्टाइड। इसका मतलब क्या हुआ, सी पेप्टाइड गिव्स यू आइडिया अबाउट फॉर सेपरेटिंग एक्सोजीनियस इंसुलिन फ्रॉम अ एंडोजीनियस इंसुलिन। क्लियर, क्लियर कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारी बुक में ये वर्ड लिखा होगा, आप देखना कि सी पेप्टाइड गिव्स यू आइडिया अबाउट हाउ मच नेचुरल इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन पेशेंट्स बॉडी। तो उन्होंने लिखा है सी पेप्टाइड ये आइडिया देता है कि कितना इंसुलिन पेशेंट्स की बॉडी में सिक्रेट होता है वो। ओके, लेकिन वही कंसेप्ट आगे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है सी पेप्टाइड ये आइडिया देता है कि कितना इंसुलिन पेशेंट की बॉडी में सिक्रेट होता है, वो आइडिया आपको मिलेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये बुक में लिखा है, लेकिन फिर आपको समझना है कि नेचुरल इंसुलिन ढूंढना है तो सीधा इंसुलिन ही मेजर कर लो। लेकिन ये फाइनल एमबीबीएस वाले जो आएंगे, आपको डॉक्टर्स आएंगे फाइनल एमबीबीएस पेशेंट को जो ट्रीट करते हैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट, वो फिर आपको ट्रिक के लिए पूछेंगे
कि अरे भाई आपको इंसुलिन ही मेजर करता था तो आपने क्यों ऐसा सी पेप्टाइड किया। तो उस वक्त आपको बुक में भले ये लिखा है अभी बहुत सारी जगह पे फर्स्ट ईयर में कि सी पेप्टाइड गिव्स यू आइडिया अबाउट नेचुरल इंसुलिन सिक्रेटेड, दैट इज अ ट्रू, वो सही लिखा है, लेकिन क्लियर कंसेप्ट आपको क्या बोलना है कि सी पेप्टाइड डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोजीनियस इंसुलिन फ्रॉम अ एक्सोजीनियस इंसुलिन एंड टू मेजर अ एंडोजीनियस इंसुलिन आई हैव टू यूज अ सी पेप्टाइड। दिस इज अ फुल प्रूफ आंसर, क्योंकि अभी क्या डायबिटीज होल लाइफ आपको पेशेंट्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया। डायबिटीज तो सेकंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सब जगह पढ़ना पड़ेगा, और पेशेंट्स भी बाद में आएंगे। तो उस वक्त टीचर्स कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये ना लगे कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए या वो अच्छे से अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बार बार पेशेंट को थेरापी देते हैं तो उनको ये आंसर अच्छा लग रहा है कि सी पेप्टाइड डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोजीनियस इंसुलिन एंड एक्सोजीनियस इंसुलिन। इसके अलावा सी पेप्टाइड का ये यूज है कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट मालिंजरिंग करते हैं। मालिंजरिंग मतलब मान लो कि अभी गवर्नमेंट में रूल्स है कि किसी को भी नौकरी देनी है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, तो पेशेंट आएगा उसको डायबिटीज़ होगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही वो उसने एग्ज़ाम पास कर दी है नौकरी लेने के लिए। तो वो क्या करेगा, नौकरी लेने जब आ रहा है उस वक्त वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेके आएगा, और वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेके आया है तो उसकी ग्लूकोज आपको नॉर्मल दिखेगी। तो डॉक्टर जब चेक करेंगे ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकोज नॉर्मल दिखेगी। क्यों ग्लूकोज नॉर्मल दिखती है, क्योंकि वो बाहर से इंसुलिन लेके आए लेकिन उसको डायबिटीज़ है। तो हम ऐसे पेशेंट जो झूठ बोल रहा है, जो मालिंजरिंग कर रहा है, उसको हम कैसे ढूंढ पाते हैं, हम ढूंढ पाते हैं बाय चेकिंग द सी पेप्टाइड लेवल। अगर हमने सी पेप्टाइड मेजर कर लिया तो वो बाहर से इंसुलिन लिया होगा तो सी पेप्टाइड उसमें जीरो ही होगा, क्योंकि बाहर का इंसुलिन से सी पेप्टाइड इंक्रीज नहीं होता, बॉडी के ओन इंसुलिन ही सी पेप्टाइड के साथ सिक्रेट होता है। तो दैट्स वाई मालिंजरिंग वाले पेशेंट या एक्सोजीनियस इंसुलिन और एंडोजीनियस इंसुलिन को सेपरेट करने वाले पेशेंट्स में हमें सी पेप्टाइड यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या छुट्टी लेने के लिए भी लोग बोल देते हैं कि मुझे डायबिटीज़ अभी तो क्योर हो गया है, मुझे नौकरी पे ले लो, ये सब दिक्कतें आती है। तो मालिंजरिंग वाले पेशेंट्स में आपको मेनली सी पेप्टाइड यूज़ करनी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सी पेप्टाइड मेजरिंग। ओके, लेकिन इज देयर एनी फंक्शन ऑफ सी पेप्टाइड? तो ये तो सी पेप्टाइड का एडवांटेज हमने देख लिया, लेकिन क्या सी पेप्टाइड का कोई फंक्शन है? तो आंसर आ गया यस, सी पेप्टाइड हैज टू फंक्शंस। ओके, तो सी पेप्टाइड के दो फंक्शन कौन से हैं? पहला फंक्शन है दैट मेंटेन्स अ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, एंड सेकंड फंक्शन है दैट मेंटेन्स अ नाइट्रस ऑक्साइड लेवल इन द बॉडी। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी पेप्टाइड इज अ नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज ट्रू, क्योंकि बहुत सारी बुक में आपको यही मिलेगा, लेकिन अगर आप गाइटन में देखोगे तो आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन वो 100% प्रूवन भी नहीं है। पर क्या है कि ये रिसर्च चल रहा है, तो फ्यूचर में मान लो कि सी पेप्टाइड वेरी IMP है, वेरी क्रेडिट वन है और ट्रिकी वन है, तो सी पेप्टाइड नीट MCQ 1 मार्क में या अभी भी कोई टफ पेपर सेट कर रहा है तो वो सी पेप्टाइड के फंक्शन आपको पूछ सकता है, क्योंकि वो गाइडन में मेंशन किया हुआ है दो फंक्शन। कौन से दो फंक्शन लिखा है कि दैट इज इन रिसर्च, पर है दो फंक्शन है। कौन से आपको बोलने हैं? दे मेंटेन अ नाइट्रस ऑक्साइड लेवल एंड दे मेंटेन अ सोडियम पोटेशियम पंप लेवल। नाइट्रस ऑक्साइड आपको अलग से चला होगा CVS में। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है CVS में? नाइट्रस ऑक्साइड वाजोडाइलेटर है, नाइट्रस ऑक्साइड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, तो वो अलग से पूरा टॉपिक CVS में है। और वायग्रा भी नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू काम करती है, मैंने आपको ये आई में भी बोला था, लेकिन जब भी अगर टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं अलग से कवर करूंगा, अदरवाइज आप CVS में से पढ़ लेना हाउ नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट। और नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए भी काम किया है क्योंकि नाइट्रेट की टैबलेट हम देते हैं। मान लो किसी को एंजाइना हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो वो एंजाइना वाले पेशेंट को नाइट्रेट की टैबलेट बोलते हैं कि आप टंग के नीचे उसको रख दो और आपको 5 मिनट में ही पेन चला जाता है, और नहीं हो रहा है तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का बड़ा रोल है, बहुत सारे फंक्शन है, फ्यूचर है, तो आपको याद रखना है। नीट MCQ हर जगह के लिए एंड वेरी IMP फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो अलग से टाइम बचेगा तो कभी लेंगे, लेकिन अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दैट्स वाई हु मेंटेन्स द नाइट्रस ऑक्साइड लेवल इन द बॉडी, दैट इज द सी पेप्टाइड। ओके, तो दैट्स वाई यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड द सी पेप्टाइड। कि सी पेप्टाइड के दो फंक्शन, टू मेंटेन अ सोडियम पोटेशियम पंप एंड टू मेंटेन अ नाइट्रस ऑक्साइड। सेम वे सोडियम पोटेशियम पंप भी देखो आप पूरी बॉडी में होता है। ओके, तो दैट्स वाई these are the two functions of C peptide, that is this is for a credit answer, then for NEET MCQ and 1 mark question. Okay, but this is a tough question. So this is whole about C peptide. क्या याद रखना है? What is the importance of C peptide? तो एक तो यही कि इंसुलिन कितना इंडोजिनस सिक्रेट होता है उसको मेजर करने के लिए और मालिंजरिंग वाले पेशेंट्स में, एंड सेकंड आएगा सी पेप्टाइड का क्या कोई फंक्शन है? यस, तो देयर आर टू फंक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, नाउ
द प्रो इंसुलिन हैज वर्चुअली नो इंसुलिन एक्टिविटी, जो हमने बोला वैसा ही इंसुलिन ही काम करता है, प्री प्रो हार्मोन्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अभी हमने समझना है कि इंसुलिन कितनी देर ब्लड में रहता है। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड अनबाउंड फॉर्म एंड द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज 6 मिनट्स। इसका मतलब इंसुलिन की हाफ लाइफ 6 मिनट्स है। ये आपको फार्माकोलॉजी में सेकेंड ईयर में चलेगा। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मतलब आपको समझना है कि हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो ऑलमोस्ट वो सब्सटेंस बॉडी में से क्लियर्ड हो जाता है। तो मतलब इसकी हाफ लाइफ 6 मिनट है, तो रफली 24 मिनट में पूरा इंसुलिन बॉडी में से क्लियर्ड हो जाएगा। तो क्या लिखा है? क्लियर्ड फ्रॉम अ सर्कुलेशन विद इन 10 to 15 मिनट्स। ओके, तो हाफ लाइफ से यही समझना है कि 24 मिनट में ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 मिनट में भी बहुत बड़ा अमाउंट क्लियर हो जाता है और उसका फंक्शन ऑलमोस्ट लेस हो जाता है। तो ये हाफ लाइफ का बड़ा कंसेप्ट फार्माकोलॉजी में आपको डिटेल में चलेगा, प्लाज्मा हाफ लाइफ, पर ये इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपको ये रट्टा ना मारना पड़े और आसानी से थोड़ा याद रह जाए कि 6 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 24 मिनट्स। तो ये 10 to 15 मिनट्स में ये क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ कौन इसको तोड़ने का काम करता है? तो इंसुलिन इज डिस्ट्रॉय बाय अ हार्मोन विच इज इंसुलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम विच इज नोन एज इंसुलिनेज एंजाइम। ओके, तो अभी आपको यही याद रखना है कि इंसुलिनेज एंजाइम इंसुलिन को तोड़ने का काम करता है। ओके, क्योंकि पीछे आप देखो ए ऐसे आ रहा है इंसुलिनेज, तो ये इंसुलिन को तोड़ने का काम करेगा। इंसुलिनेज हार्मोन और इंसुलिनेज एंजाइम कौन सिक्रेट करता है? तो आंसर आएगा इंसुलिनेज इज सिक्रेटेड बाय लीवर, किडनी एंड मसल। तीनों याद रखने, मेनली सिक्रेटेड बाय लीवर, लेकिन दैट इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन अ लेसर एक्सटेंट बाय किडनी एंड मसल। तो कभी 1 मार्क में पूछा है एमसीक्यू में, तो आपका आंसर आएगा मेनली इंसुलिन इज मेनली सिक्रेटेड बाय लीवर। लेकिन अगर फिर एक्सेप्ट वाला कोई एमसीक्यू अलग अलग पूछा है तो आपको समझना पड़ेगा कि लीवर भी सिक्रेट करता है, किडनी भी, मसल। तो जो चौथा आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा एक्सेप्ट वाला। तो इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है कि इंसुलिन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, हाफ लाइफ इज 6 मिनट्स, रिमूव फ्रॉम अ ब्लड विद इन 10 to 15 मिनट्स एंड दैट इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम इंसुलिनेज एंजाइम। पर अगर जो इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया है तो फिर वो 15 मिनट में नहीं जाता, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बड़े लंबे समय तक रहता है, बॉडी में चेंजेस लाता है। तो क्या कंसेप्ट है? ये लाइन क्लियर लाइन क्या पढ़ो आप? एक्सेप्ट फॉर दैट पोर्शन ऑफ द इंसुलिन दैट कंबाइंस विथ रिसेप्टर्स इन द टारगेट सेल द रिमाइंडर इज डिस्ट्रॉय। इसका मतलब इंसुलिन आया, 6 मिनट बॉडी में रहा, 6 मिनट उसकी हाफ लाइफ है, 10 से 15 मिनट में रिमूव हो गया, इंसुलिनेज एंजाइम ने रिमूव कर दिया। लेकिन जो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुका है वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो इंसुलिनेज उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुका है। ओके, उसको कलिग मिल गया है, स्ट्रॉन्ग कलिग उसका रिसेप्टर। अगर इंसुलिन अपने कलिग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया है स्ट्रॉन्ग वाला, तो फिर ये इंसुलिन, जैसे कोई पतला लड़का है उसको कोई हैवी फ्रेंड मिल गया तो बाद में इनेमी लोग उसको परेशान नहीं कर पाएंगे। सेम में इंसुलिन का इनेमी है इंसुलिनेज, वो उसको तोड़ने का काम करता है, लेकिन इंसुलिन उसको उसका अपना दोस्त मिल गया रिसेप्टर, तो बाद में ये इंसुलिनेज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और वो बड़े लंबे समय तक रहेगा सेल में और बहुत सारे चेंजेस भी लाएगा। ओके, तो इंसुलिन का लेवल बॉडी में कितना होता है वो हमें देखना है। तो इंसुलिन का लेवल में पहले आप ये याद रख लो, एवरेज सिक्रेटरी रेट कितना होता है? 30 यूनिट्स पर डे या 1.25 यूनिट्स पर आवर। तो ये आपके लिए की वन है, मेन याद रखना है कि इंसुलिन का एवरेज सिक्रेशन बॉडी में होता है 30 यूनिट्स पर डे या 1.25 यूनिट्स पर आवर। व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस वन? क्योंकि पेशेंट्स आएंगे डायबिटीज मेलाइटस के, जो क्रॉनिक पेशेंट हो गए डायबिटीज मेलाइटस में, उसमें ऑलमोस्ट इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता, तो आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो आपको बाहर से कितना इंसुलिन देना पड़ता है उसका रफ आइडिया यहाँ से मिलेगा। मान लो उसका 20% उसकी बॉडी में सिक्रेट हो रहा है 20 यूनिट्स, तो आपको 10 यूनिट ही बाहर से देना पड़ेगा। उसकी बॉडी में 0 सिक्रेट हो रहा है तो 30 यूनिट्स, बट ये रफ नंबर है। आपको अल्टीमेटली पर्पस क्या है इंसुलिन का? कि ग्लूकोज को मेंटेन करे, तो आपको उतना इंसुलिन देना है कि जो ग्लूकोज को आपको मेंटेन करके दे। आप उतना इंसुलिन देना कि उसकी ग्लूकोज मेंटेन हो जाए। तो ये रफ नंबर है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम का कंसेप्ट है। ओके, ये सारे लेवल है, वो इतने आईएमपी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में पूछ ले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन ये अप्लाइड भी काम का है, फ्यूचर में भी काम का है पेशेंट्स पे, तो ये अच्छे से याद रखना। ये ठीक है, याद रखना। इसकी जगह आपको क्या मेन फोकस करना है? ग्लूकोज पे फोकस करना है, रादर देन एवरेज इंसुलिन कितना होता है। हमें देखना है कि ग्लूकोज कितना मेंटेन हो रहा है। अगर ग्लूकोज मेंटेन हो रहा है तो ठीक है,
हमें कभी भी इतना इंसुलिन पेशेंट्स में आप देखना कि इंसुलिन के रिपोर्ट कभी भी नहीं करते हैं तो भी वो सी पेप्टाइड कभी रैली करते हैं। लेकिन आप देखो कितनी बार पेशेंट की ग्लूकोज चेक करते हैं। आपके ही घर में मान लो किसी के डायबिटीज हो तो उनको पूछना कि आपकी ग्लूकोज कितनी बार चेक हुई, तो वो बोलेगे बहुत सारी बार। उसके बाद आप पूछना कि आपका इंसुलिन कितनी बार चेक हुआ, तो वो बोलेगे कभी भी नहीं। इंसुलिन का रिपोर्ट तो इतने यूजुअली नहीं करते, क्योंकि आपको यही चेक करना है कि ग्लूकोज मेंटेन हो रही है कि नहीं, रादर देन इंसुलिन है कि नहीं है। ओके लेकिन ये इसलिए याद रखना है क्योंकि यूनिट्स में फिर डोज आते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो ये याद रखना है। ये अभी फर्स्ट एड के लिए याद रख सकते हो और कभी भी फ्यूचर में पूछ ले जैसे कि एवरेज लेवल कितना होता है 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट, और ये खाना खाने के बाद इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला वैसे इंसुलिन इज अ हार्मोन ऑफ एनर्जी एबडेंस। इंसुलिन कैसा है, इज अ हार्मोन फॉर अ एनर्जी एबडेंस, मतलब ये खाना खाने के बाद रिलीज होने वाला है। तो नेचुरली इंसुलिन लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा आफ्टर अ मील। ओके 30 to 60 मिनट्स आफ्टर अ मील द लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज रिलीज इन द बॉडी। और सी पेप्टाइड जैसे हमने देखा क्या फ़ायदा है इसका, ये हमें आइडिया देता है कि कितना रिलीज हो रहा है इंसुलिन। लेकिन देखो सी पेप्टाइड का लेवल 5 टाइम्स मोर देन इंसुलिन, तो ऐसा नहीं है कि 5 टाइम्स मोर सिक्रिट हो रहा है, लेकिन ये टूटता 5 टाइम्स लेस है। इंसुलिन सी पेप्टाइड दोनों सेम लेवल में रिलीज होते हैं, लेकिन सी पेप्टाइड इतना लेस टूटता है, इसकी वजह से उसका अमाउंट 5 टाइम्स ज़्यादा दिखता है। तो एवरेजिंग 1 mg पर मिनट बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ क्लियरेंस। ओके इसका क्लियरेंस लो है रादर देन सिक्रेशन। ये मत समझ लेना 5 टाइम्स मोर सिक्रेट। सी पेप्टाइड इंसुलिन सिक्रेटेड इन द सेम अमाउंट, but the C-peptide clearance is less than insulin. That's why in the body you see 5 times more C-peptide level. Okay. Okay, अभी आ रहा है आपका मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, इसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे आज हमने देखा प्री प्रो इंसुलिन, फिर इंसुलिन कैसे बनता है, लेकिन मेन हमने क्या देखा, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड वाला मेन पार्ट था, वो हमें अच्छे से समझना है। बाद में ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी दिखा है। इंसुलिन में कितनी चेन होती है, 2 चेन। आप देखो पॉलीपेप्टाइड ए चेन, पॉलीपेप्टाइड बी चेन। पॉलीपेप्टाइड ए चेन एंड बी चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है 2 डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो 2 डाइसल्फाइड लिंकेज पॉलीपेप्टाइड ए चेन और बी चेन को कनेक्ट करते हैं, ये है आपका इंसुलिन। अगर ये दोनों और एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो यहाँ पे बोलते हैं कनेक्टेड चेन। तो कनेक्टेड चेन को बोलते हैं सी चेन या सी पॉलीपेप्टाइड, तो वो हो जाएगा आपका प्रो इंसुलिन। ये है आपका इंसुलिन। अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया कनेक्टिंग चेन या सी पेप्टाइड, तो वो हो जाएगा आपका प्रो इंसुलिन। और वो सी पेप्टाइड अलग हो जाता है गोल्गी अपर्चस के वेसिकल्स में, और इंसुलिन अलग हो जाता है। बाद में हम सी पेप्टाइड का एडवांटेज ले सकते हैं टू मेजर हाउ मच इंसुलिन सिक्रेटेड। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ये सब हम आज हमने देख लिया है। मेन अभी टॉपिक में क्या आ रहा है कि सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन कैसे हुआ वो, और मेन हमने देखा कि सी पेप्टाइड क्या फंक्शन है और कितना रोल है। बाकी हम आगे के लेक्चर में फिर धीरे धीरे देखेंगे। हम आगे देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है। ओके तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ओके आपको समझ में आएगा, होप। और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम देखेंगे कि हाउ इंसुलिन सिक्रेटेड इन द बॉडी। ओके।